जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम फाइनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे अभी यूपीएससी 2026 के अंदर 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम है, बट ये स्ट्रेटेजी हम 2 ईयर स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिस्कस करेंगे सो डैट अगर कोई कैंडिडेट इस स्ट्रेटेजी को आज से थोड़े टाइम के बाद भी देखता है तो उसके लिए भी ये स्ट्रेटेजी वैलिड रहे। और आप में से जो कैंडिडेट्स आज ही इस स्ट्रेटेजी को देख रहे हो तो उनके लिए तो ये तरह से बफर स्ट्रेटेजी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी एक टारगेट में लेट भी हो जाते हैं तो आपके पास एम्पल टाइम होगा कि आप उस चीज़ को कवर अप कर सको। इसके अलावा ये जो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी है ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 2026 में एम कर रहे हो 2025 की जगह तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी एक दिक्कत है विद रिगार्ड टू योर एलिजिबिलिटी, या आप टाइम नहीं अभी ज़्यादा दे सकते कि आप 2026 के लिए एम कर रहे हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे हो या आप जॉब भी कर रहे हो, तो उसके साथ भी आपको किस तरह से चीजें प्लान करनी है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बहुत से फ्यूचर एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं कि सर इस साल का मेंटरशिप प्रोग्राम कब लॉन्च होगा, कब उसमें एडमिशंस खुलेंगी। उसके रिगार्डिंग बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। जब भी उसमें एडमिशंस ओपन होंगी आप इस साल के लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। वो सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स, चाहे आप 25, 26 या कोई भी फ्यूचर के अंदर यूपीएससी के अंदर अपीयर होना चाहते हो तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। देखो 2026 के अंदर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 2 साल से भी ज्यादा का टाइम है, तो हम इस पूरे टाइम स्पैन को 5 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। क्या होंगे अलग अलग 5 फेजेस? पहला फेज होगा आपका शुरुआत के 6 महीने। जो पहले 6 महीने होंगे उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। उसके बाद 7वें महीने से 12वां महीना, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मतलब अगले 6 महीने, फिर उससे अगले 6 महीने। उसके बाद हमारा 4th फेज होगा 4 महीने का, और उसके बाद लास्ट फेज होगा हमारा 2 महीने का, जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम। एक बार आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया उसके बाद डेफिनेटली आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है रफली जस्ट बिफोर योर मेंस, तो वहां पर हमारी अलग टाइप की स्ट्रेटेजी चलेगी। उसको भी डिस्कस करेंगे सेशन के एंड में। जब भी हमारे पास एक लंबा टाइम स्पैन होता है, चाहे प्रिपरेशन करने का या आप किसी और मिशन पे लगे हुए हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस लंबे टाइम को आप अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दो, सो डैट हर फेज के आप अलग टारगेट्स रखो, अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, सो डैट बाय द एंड ऑफ दैट टाइम यू आर इन अ पोजीशन कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। आप कभी भी नहीं कह सकते कि जब आपने प्रिपरेशन शुरू की और जब आपका लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन था तब आपकी सेम ही स्ट्रेटेजी चलती जा रही है। नहीं, आप सेम तरह से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकते। आपको अलग अलग जो चीजें हैं उनको डिस्टिंग्विश करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। अब मैंने इसको 5 फेजेस में ही क्यों डिवाइड किया, मैंने 3 में क्यों नहीं किया, 10 में क्यों नहीं किया, उसको समझते हैं जब हम हर फेज का रेलेवेंस समझेंगे कि हर फेज के अंदर हमने करना क्या है। देखो सबसे पहला काम जब आपने तैयारी शुरू करनी है क्या है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई सिलेबस को, नोटिफिकेशन को, इस साल की नोटिफिकेशन आई है उसको अच्छे से पढ़ो, सिलेबस को समझो, PYQ उसके ऊपर नजर डालो कि भाई ये सिलेबस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला काम आपका ये हो गया। फिर बुक्स एंड रिसोर्सेज को फाइनलाइज करना। मैंने रिसेंटली सेशन भी बनाया था 2025-2026 के लिए, बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या आपने रेफर करने हैं, उस सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको एक बार देखो और अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर लो कि भाई मेरे को इससे बाहर नहीं जाना है, ये मेरी बाउंड्रीज है, मेरे को इन बुक्स एंड रिसोर्सेज को ही रेफर करना है। उसको एक बार ध्यान से देख लेना। इवन सिलेबस को कैसे समझना है आपको, PYQ उसको कैसे एनालाइज करना है, वो सब चीजों पर भी सेशन बना रखे हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपने जब ये एक्सरसाइज अपनी कर ली तो राइट फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे। न्यूज़पेपर आपकी प्रिपरेशन की नींव है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। कोई आपको कुछ भी बोलता रहे कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन से कर लेना, PT 365 से कवर कर लेना, उनको आप रेफर कर सकते हो, बट रिवीजन के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इनिशियली टाइम लगेगा बट यू हैव टू बी पेशेंट, धीरे धीरे वो चीजें बेटर होती चली जाएंगे। सबसे पहले हम पहले 6 महीने की जो स्ट्रेटेजी है उसकी बात करते हैं। न्यूज़पेपर डेफिनेटली अभी हम बात कर रहे थे कि न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। वैसे तो कहा जाता है कि भाई जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो उससे 1 साल पहले आप न्यूज़पेपर से करंट के नोट्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दो, बट क्योंकि आप अभी से ही एक सीरियस प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो तो आई वुड सजेस्ट
कि अभी से ही आप करना शुरू कर दो, सो डैट बाय द टाइम जब आपका 1 साल रह जाए तो आपके नोट्स की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाए। क्योंकि नोट्स मेकिंग भी अपने आप में एक आर्ट है जो कि आप गलतियां कर करके सीखते हो। सो अभी से ही करना शुरू करोगे तो जब तक 1 साल रह जाएगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, तब तक आपके नोट्स की क्वालिटी बहुत अच्छे से रिफाइन हो चुकी होगी, कॉन्फिडेंस अच्छे से आ चुका होगा, मैच्योरिटी अच्छे से आ चुकी होगी। आज जब आप न्यूज़पेपर पहली बार पढ़ोगे, उसमें से जो चीजें एक्सट्रैक्ट करोगे उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा क्या छोड़ूं क्या करूं। धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें जब स्टैटिक पार्ट भी कवर करते चले जाओगे, पीवाई की उसको भी अटेम्प्ट करोगे, आंसर राइटिंग भी करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिफाइनमेंट बढ़ती चली जाएगी। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अभी से न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस उसकी नोट्स जो हमने उसमें से निकालने हैं। अभी गलतियां करोगे कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है। जो मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हो। करंट अफेयर्स डेफिनेटली यही न्यूज़पेपर से डिराइव होंगे करंट अफेयर्स। आपको साथ साथ जब नोट्स बनाने हैं तो दैट मीन्स आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो। मंथली करंट अफेयर मैगजीन को भी आप रेफर कर सकते हो। न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग 2 स्ट्रेटेजी रख सकते हो कि हाँ भाई मैं खुद सारे के सारे नोट्स जो हैं डिराइव करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखूं, उसके नीचे जो जो चीज़ें न्यूज़पेपर से मैंने सीखी उस दिन वो सब नोट डाउन करूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन करूं। किसी चीज़ के लिए मैंने इंटरनेट रेफर किया, क्योंकि इनिशियली तो आपको बहुत ज़्यादा रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ ही नहीं आएंगी ये है क्या, तो गूगल करो उन चीज़ों को। लेटर ऑन कई चीज़ें आप स्टैटिक पार्ट में कवर कर चुके होगे तो इतना इशू नहीं होगा। सो जो भी चीज़ें आपने समझी, देखी, लर्न की, उनको ऐड करो अपने नोट्स में। एक तो ये स्ट्रेटेजी है। दूसरा है कि आप हेडिंग, कीवर्ड्स वगैरह अपने नोट्स में लिख लो कि ठीक है एट द एंड ऑफ द मंथ मैं करंट अफेयर मैगजीन में देखूंगा कि भाई ये टॉपिक्स कवर्ड है, वहां से मैं रिवीजन भी कर लूंगा। तो रीडिंग नहीं छोड़नी है, आप नोट डाउन करने का तरीका अलग रख सकते हो। बट मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी वो ये रहेगी कि न्यूज़पेपर पढ़ो और खुद के नोट्स एक्सट्रैक्ट करो। मंथली करंट अफेयर मैगजीन पे एक बार नजर डाल लो कि भाई अगर द हिंदू पढ़ रहे थे तो द इंडियन एक्सप्रेस में तो नहीं कुछ खास आया था, वो भी कवर्ड होता है। अगर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो द हिंदू में तो नहीं कुछ उस महीने खास आया था, वो भी कवर्ड होता है। सो ये आपकी राइट फ्रॉम दी फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, जनरल स्टडीज, आप अपने पहले 6 महीने के अंदर जनरल स्टडीज की शुरुआत कर दोगे। जो बुक्स एंड रिसोर्सेज बताई हैं उनके जो बेसिक बुक्स हैं वहां से शुरू करते हुए, एनसीईआरटी बुक्स से शुरू करते हुए अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर दोगे। आपने जो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स जो जनरल स्टडीज के सब सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कौन से पहले करने हैं वो इंपॉर्टेंट है 2026 वालों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई अगर आप पहले हिस्ट्री ही पढ़ने बैठ जाओगे और न्यूज़पेपर भी आप साथ में कवर कर रहे हो तो आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी न्यूज़पेपर के अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आई वांट कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको जल्द से जल्द न्यूज़पेपर समझ आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए जो आपका पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पहले प्रेफर करोगे कि भाई ये इनको पहले कवर कर लो, न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता 100% हो जाएगी, बट बहुत बेटर हो जाएगी। कैसे? पॉलिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं, कितने सारे इश्यूज होते हैं जो कि हमें कई बार नहीं समझ आते, जब हमें आर्टिकल्स का, अमेंडमेंट्स का, बिल्स का, एक्ट्स का कुछ पता ही नहीं होता, वो समझ में आएगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड कितनी चीजें हैं कि हमें लोकेशन ही नहीं पता होता वर्ल्ड मैप पे, इंडिया के मैप पे, कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स जो न्यूज में आते हैं उनके बारे में वो समझ में आएंगे। इकोनॉमिक्स का पेज ही ऊपर से निकल जाता है, सर के ऊपर से, अगर उसके बेसिक्स भी नहीं पता होंगे। बेसिक्स कवर करने के बाद भी आपको इंटरनेट रेफर करना पड़ेगा, बट बेसिक तो समझ में आए ना। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर नहीं पता तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये डिप्लोमेटिक इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं क्या, ठीक है, वो तभी समझ में आएगा जब नींव पक्की होगी। सो पहले इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सो पहले 6 महीने में मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जनरल स्टडीज पूरी कवर कर लेनी है। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि हो सकता है आप साथ में कोई कॉलेज के अंदर हो या किसी जॉब में हो तो उतना टाइम नहीं दे पाओगे जो एक फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट दे रहा है। कर लो पहले 6 महीने में, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो तो मैं तो पहली मान के चल रहा हूँ कि आप पूरा नहीं कर पाओगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले 6 महीनों में टच मत करो, डिसाइड जरूर कर लो कि मैंने कौन सा करना है। पहले 6 महीने का टाइम है आपके पास, अच्छे से मत्था मार के डिसाइड कर लो कि भाई ये ऑप्शनल मेरा फाइनल ऑप्शनल है। सी सेट, ये गलती मत करना कि सी सेट को टच ही नहीं कर रहे हो कि अभी तो 2 साल पड़े हैं। इसके ऊपर जितना जल्दी जो है अपना डर खत्म कर लोगे उतना अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा इसको टच करते रहो, पीवाई की उस पर नजर मारो, कौन से टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लेटेस्ट एक नया बैच भी मैंने सी सेट का स्टार्ट किया है, तो अगर सी सेट में आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो।
वो इस साल के जो 2024 में अपीयर हो रहे हैं कैंडिडेट्स उनके लिए भी सूटेबल है, 25, 26 सभी एस्पिरेंट्स के लिए सूटेबल है। सो सी सेट का डर आपका उस बैच से निकल जाएगा। सो सी सेट की प्रैक्टिस पीरियोडिक वे पे कि हफ्ते में आप ऑल्टरनेट डेज पे रख लो, हफ्ते में 3 दिन जो है मेरे को 1.5-2 घंटा जो है सी सेट पे, या 1 घंटा कह लो, अगर 1.5-2 घंटा आपको ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा लगा लूँ, कुछ एक क्वेश्चंस कहीं से भी उठाए उनको करके देख लिया, पीवाई की उसका करके देख लिया। रिवीजन, देखो रिवीजन यही मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी। अब आप कहोगे सर अभी तो पढ़ाई कुछ नहीं है, रिवीजन किस चीज़ की करें? भाई जो कुछ पढ़ रहे हो, ये करंट अफेयर के नोट्स, ये जो स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हो, ये सब चीजें आपके लिए नहीं है, इनकी रिवीजन बहुत जरूरी है, पीरियोडिक रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, वीकली बेसिस पे रिवीजन, मंथली बेसिस पे रिवीजन। जो हफ्ते में पढ़ा वो हफ्ते के एंड में रिवाइज कर लिया, जो महीने में पूरा पढ़ा उसको महीने के एंड में एक बार रिवाइज कर लिया, जो 2 महीने के अंदर पढ़ा वो 2 महीने के एंड में किया। ये नहीं है कि पहले मंथ में जो किया उसके मंथ एंड में उसकी रिवीजन कर ली, उसके बाद सेकंड मंथ में सिर्फ सेकंड मंथ की ही कर रहे हैं, थर्ड में सिर्फ थर्ड की कर रहे हैं। जब तक 4th 5th मंथ आएगा आपके फर्स्ट मंथ वाला गायब हो चुका होगा। तो आपको वो क्यूमुलेटिव वे में रिवीजन करनी है, ये चीज ध्यान में रखो। आपकी जो रिवीजन होगी वो क्यूमुलेटिव वे में होगी। जैसे जैसे आप जो कंटेंट है उसको एक्यूमुलेट कर रहे हो उसकी रिवीजन आप करते चले जाओगे। सो मैं हमेशा बोलता हूं कि रिवीजन और पीवाईक्यूज ये 2 चीजें हैं जो आपकी सक्सेस की मेन चाबियां हैं, इनको मत छोड़ना, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। पीवाईक्यूज देखो, इनिशियली हमने क्या करना है, जब प्रेपरेशन शुरू करनी है उससे पहले पीवाईक्यूज पे नजर मारनी है, तभी तो हमें समझ में आएगा जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, चाहे बुक्स से चाहे न्यूज़पेपर से, उसको किस चीज के लिए हमें तैयार करना है, किस एंगल से पढ़ना है। सो पीवाईक्यूज पे नजर डालोगे और फिर आगे अपनी तैयारी करोगे। बट इस दौरान आप आंसर राइटिंग वगैरह भी नहीं करोगे क्योंकि अभी आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। सो पीवाईक्यूज पे भी आप नजर डालोगे, बीच बीच में नजर मारते रहोगे। अभी मैं ये नहीं बोल रहा इनको आप अटेम्प्ट करने बैठ जाओ। सो इस दौरान हमारा मेन जो मुद्दा रहेगा, हाँ इस दौरान ऑप्शनल के पीवाईक्यूज पे भी नजर मारो। जो कुछ एक ऑप्शनल आपने चूज किए हैं, देखो कि कौन से ऐसे हैं ऑप्शनल जिनके पीवाईक्यूज देख के आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे थोड़े इंटरेस्ट की चीजें, मेरी स्ट्रेंथ की चीजें हैं। सो इस दौरान हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जनरल स्टडीज के एक अच्छा खासा परसेंटेज कवर कर लेना सब्जेक्ट जो है उसके, और मेन प्रायोरिटी पहले इनको दोगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही कवर करने हैं इस टाइम पे, पहले ये कवर करने हैं। और हमने साथ साथ न्यूज़पेपर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ाने हैं, सो डैट बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स हम न्यूज़पेपर के साथ कंफर्टेबल हो सकें, हमारे जीएस की एक नींव खड़ी हो जाए। अब अगले 6 महीने में न्यूज़पेपर की स्ट्रेटेजी एज इट इज ही चलती चली जाएगी। ठीक है, रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग, कोई बदलाव नहीं होगा उसमें। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी एज इट इज ही चली जाएगी, न्यूज़पेपर प्लस नोट्स मेकिंग प्लस जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसको आप रेफर करते चले जाओगे। अब जनरल स्टडीज का इन 6 महीने के अंदर जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट होगा, ठीक है, अगर मान लो आपने पहले 6 महीने के अंदर 60% 70% कवर किया, तो यहां पर जो रिमेनिंग 30 to 40% है उसको कवर कर डालो। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप शुरू कर दोगे 7th मंथ से। अब इसका मतलब ये नहीं कि डॉट 7 मंथ से शुरू करना है, सर ने कह दिया 7 मंथ तो 7, एक रफ आपको स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की यहां पे शुरुआत कर दोगे और कोशिश करोगे कि कम से कम 50% ऑप्शनल जो है मैं ये 7वें से 12वें महीने के अंदर कवर कर दूं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये, जैसे मैंने जीएस में बोला था आपको पीछे कि भाई आप जो आंसर राइटिंग है वो इस दौरान अभी नहीं करोगे। आंसर राइटिंग का सही टाइम होता है जब आप एक बार अपनी जीएस की प्रिपरेशन एटलीस्ट एक बार कंप्लीट कर लो। बट ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी आंसर राइटिंग साथ साथ कर लें। इसकी आंसर राइटिंग आपने साथ साथ करनी है, कहां से? पीवाईक्यू से। अब आप कहोगे सर ये क्यों? क्योंकि यार ऑप्शनल जो है दैट इज अ सेपरेट थिंग। मान लो आपका कोई मैथ्स फिजिक्स ऑप्शनल है, ठीक है, अब उसके अंदर ऐसा थोड़ी ना कि आप कहोगे कि हाँ मैं मैथ्स का पहले मैट्रिसेस का एक चैप्टर करूंगा फिर दूसरा चैप्टर करूंगा, पीवाईक्यू मैं देख ही नहीं रहा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जीएस के अंदर क्या है कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सारे नहीं बट बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके आंसर के अंदर करंट से रिलेट करके चीजें एक्सपेक्ट कर रहा होता है एग्जामिनर, ठीक है, उन क्वेश्चंस के थ्रू। सो मैच्योरिटी आपकी तब डेवलप होगी, होलिस्टिक वे से आंसर आप तब लिख पाओगे जब एक बार जनरल स्टडीज को पूरी तरह कवर कर लोगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, होलिस्टिक आंसर्स लिख पाओगे। बट ऑप्शनल में सिनेरियो डिफरेंट है, मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल की अगर हम बात करें। सो यहां पर जैसे जैसे सिलेबस कवर कर रहे हो, एक टॉपिक कवर किया उससे रिलेटेड जो
PYQs हैं उनको कवर किया। यहाँ पर प्रीलिम्स का तो कोई इशू है ही नहीं है, आपको सब्जेक्टिव PYQs ही देखने हैं, तो आपके मेंस एग्जाम के PYQs आपने साथ साथ करने की कोशिश की, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। CSAT की स्ट्रेटेजी सेम चलती जाएगी कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके देखे, कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं आते उनको रिवाइज करते रहे, उन कॉन्सेप्ट्स को सीखा। रिवीजन वही सेम स्ट्रेटेजी कि भाई वीकली बेसिस की रिवीजन, मंथली बेसिस की रिवीजन और क्यूमुलेटिव वे से आप रिवीजन करते चले जाओगे जैसे जैसे कंटेंट कवर कर रहे हो। PYQs, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस दौरान जो है आप जनरल स्टडीज ऑलमोस्ट खत्म करने वाले होंगे। हो सकता है आप इस फेज के बीच में कहीं जनरल स्टडीज खत्म कर दो, हो सकता है इनिशियल पार्ट में, हो सकता है लेटर पार्ट में। जब भी आप खत्म कर रहे हो तो उससे GS के जो आपके PYQs हैं उनको आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। इसमें प्री और मेंस दोनों तरह के PYQs होंगे। और पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी प्रिपरेशन प्री प्लस मेंस दोनों चल रही है। आपने ये नहीं सोचना अभी मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं प्री की कर रहा हूँ। सो जो भी टॉपिक, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा, आपने उसको इस एंगल से पढ़ना है कि इसमें अगर प्री का क्वेश्चन आता है तो वो भी मुझसे हो जाए, मेंस का क्वेश्चन आता है वो भी मुझसे हो जाए। वो पता कैसे चलेगा? जब PYQs दोनों के देख रखे होंगे। सो साथ साथ कोई भी टॉपिक पढ़ते हो PYQs पे नजर मारते रहो साथ साथ, कैसा क्वेश्चन आया था, अच्छा इससे रिलेटेड कंटेंट ये लिखना, चाहे बाद में हमने शुरू करना है बट पता हो। आंसर राइटिंग, अगर GS कंप्लीट हो गया इसी फेज के बीच में तो GS की आंसर राइटिंग आप शुरू कर दो। द मोमेंट यू कंप्लीट योर GS वंस, उसके बाद आंसर राइटिंग आप शुरू कर दो। और पहले करनी कहां से? अगेन PYQs से। पिछले 10 सालों के, 15 सालों के, 20 सालों के PYQs, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि इररेलेवेंट हो गए बहुत ज्यादा, जो पुराने हैं, कुछ इररेलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, PYQs आपने पहले अटेम्प्ट करके देखने हैं। टेस्ट सीरीज में आप बाद में जाओगे कि भाई मैं प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, जो UPSC ने पूछा हुआ है पहले उसको तो करके देख लो। अब न्यूज़पेपर सेम वही चलता चला जाएगा, करंट अफेयर्स वही चलता चला जाएगा। जनरल स्टडीज की अब चलेगी रिवीजन, जो पहले था, प्लस जो PYQs से आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स और मेंस के जो भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं कि उनको किस तरह से मैं अटेम्प्ट करके देखूं, वो सब चीजें यहाँ चलती चली जाएंगी। ऑप्शनल कंप्लीट करोगे इस टाइम पे, 100% तक पहुंच जाएगा आपका ऑप्शनल। ठीक है, पिछले फेज में 50% का टारगेट था और इसमें 100% का टारगेट। CSAT सेम स्ट्रेटेजी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना ताकि कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाए। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस आपका अच्छा ही है, काम चल रहा है, तो वेल एंड गुड, मेंटेन करके रखो। रिवीजन डेफिनेटली आपकी जो GS की रिवीजन है वो चल ही रही होगी। PYQs जो हैं GS के, कुछ आपने पिछले फेज में कवर कर दिए होंगे, कुछ यहां पर आपको कंप्लीट कर देने हैं कि पिछले 15 साल के कम से कम, नहीं तो 20 साल के तो आप कह ही सकते हो, पिछले 15 साल के टारगेट तो लेके चलो कि 15 साल के PYQs प्रीलिम्स और मेंस के मैं GS के इस दौरान कंप्लीट कर दूंगा। ऑप्शनल के साथ साथ ही चल रहे हैं और आंसर राइटिंग डेफिनेटली चल ही रही होगी। तो आप देख रहे हो 18th मंथ तक आपकी एक तरह से GS की पूरी एक बार बेसिक वे से और मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गई है। उसके बाद आपने PYQs प्रीलिम्स और मेंस के भी कवर कर दिए हैं, ऑप्शनल भी आपका कंप्लीट हो गया और ऑप्शनल के PYQs भी आपने कवर कर लिए। सो अब कहानी आ जाती है कि आप कहो कि हाँ ठीक है, अब मैं टेस्ट सीरीज पे जा सकता हूँ। सो अगले फेज के अंदर 19 से लेके जो 22nd मंथ का जो फेज है, मतलब प्रीलिम्स में अब 6 महीने रह गए हैं, उस दौरान न्यूज़पेपर पहले की तरह ही चलता चला जाएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। करंट अफेयर चलते चले जाएंगे, रिवीजन GS की रिवीजन चलती चली जाएगी। ठीक है, ऑप्शनल की रिवीजन चलती चली जाएगी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि 19th और 20th मंथ के अंदर मैं ऑप्शनल की ज्यादा रिवीजन करूंगा, 21st और 22nd मंथ में भी करूंगा, बट कंपैरेटिवली कम करूंगा। ये नहीं करना कि हाँ इससे आउट ऑफ टच हो जाओ, फिर गड़बड़ हो जाएगी कि मेंस के अंदर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। CSAT अच्छे से एम्फोसाइज करोगे, अच्छी प्रैक्टिस में करूंगा। इस दौरान जो है आप टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वैसे टेस्ट सीरीज मैंने अभी अपने प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लॉन्च भी कर दी है। अगर आप इस साल की टेस्ट सीरीज, आप में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो इस साल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसमें GS और CSAT दोनों की टेस्ट सीरीज है। सो टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी, जिसमें ये जनरल स्टडीज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और CSAT की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, आपके पास टाइम है, आप मेंस ओरिएंटेड कोई टेस्ट सीरीज पुरानी लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई आंसर राइटिंग की भी आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, तो आंसर राइटिंग भी आप इस दौरान करते रहोगे।
PYQs ऑलरेडी आपका हो गया तो उसकी रिवीजन चलेगी। रिवीजन बहुत जरूरी है। PYQs ये नहीं है एक बार करके देख लिया खत्म काम। जो पुराने PYQs हैं उनसे और क्वेश्चंस डिराइव किया करो कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, अब कैसा आ सकता है, इसी से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। रिवीजन तो आपकी चल ही रही है। सो यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम से जस्ट 2 महीने पहले, लास्ट के 2 महीने, इस टाइम पे जो है, जो एक चीज जो आप अपनी लिस्ट में से ऑलमोस्ट निकाल सकते हो, पूरी तरह नहीं निकालना बट ऑलमोस्ट निकाल सकते हो, वो है ऑप्शनल। बट हल्की फुल्की प्लीज रिवीजन रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हल्की फुल्की। टोटली इसको जो निकालना है, 1 महीना पहले, प्रीलिम से 1 महीना पहले इसको टोटली निकाल दो, बट सेकंड लास्ट मंथ में भी थोड़ा थोड़ा टच जरूर रखना। न्यूज़पेपर आपका चलता चला जाएगा, बस 1 महीना पहले जो है, 1 महीना पहले आप कह सकते हो कि उस महीने के अंदर मैं न्यूज़पेपर पूरी तरह ना पढूं, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लूं, बट उस महीने के करंट अफेयर्स आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन से बहुत अच्छे से कवर करोगे अपने प्रीलिम्स को देने के बाद। सो न्यूज़पेपर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं तो ये कहूंगा अगर पढ़ सकते हो उस दौरान भी पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो आखिरी के 1 महीने के अंदर ये चीज फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स आपका वैसे ही चल रहा है। जीएस की अब फास्ट ट्रैक रिवीजन चलेगी, ठीक है, FTR बोल लो इसको, फास्ट ट्रैक रिवीजन। CSAT अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन आपकी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गई है। PYQs आप ऑलरेडी अब कर चुके होंगे, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, आपने जब PYQs करे होंगे, आपने कुछ पिन पॉइंट किए होंगे प्रीलिम्स के, यहां से मैं कह देता हूं कि प्रीलिम्स के PYQs जो हैं उन पे आपको अच्छे से नजर मारनी है। कुछ इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किए होंगे कि भाई इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स जो हैं मुझे एग्जाम से पहले देखने हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना। आंसर राइटिंग इस टाइम पे आप स्किप कर सकते हो, या बिल्कुल एक हफ्ते में एक आधा आंसर लिख के देख लिया, वो भी सेकंड लास्ट मंथ के अंदर। सो ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, और इस टाइम तक आते आते आपको खुद पता होगा कि हाँ भाई ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे ज़्यादा एम्फोसाइज करना है, ये हैं जिन पे मुझे नहीं करना है। वो आपको PYQ से भी पता चल जाएगा, और अपनी आपकी जिस तरह की प्रिपरेशन अभी तक हुई है उससे भी पता चल जाएगा। उसके अलावा जब प्रीलिम्स आपने दे दिया, आई होप आपका प्रीलिम्स अच्छा जाए। अब आप मेंस के लिए जब जो 3 महीने हैं उसके अंदर डेफिनेटली आपकी अगेन रिवीजन जनरल स्टडीज की, ऑप्शनल की बहुत अच्छे से करोगे। PYQs में मेंस के अंदर जोन जोन से क्वेश्चन आपको लगते थे कि इसमें आप गलती कर रहे थे, या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, या इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि रेपिटेशन होता है UPSC एग्जाम के अंदर भी बहुत तरीके से होता है, वो PYQs को देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस दौरान उन इंपॉर्टेंट PYQs के ऊपर नजर मारोगे। मेंस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। सो जो भी आपके वीक एरियाज हैं उन पे काम कर सकते हो। एथिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको। एथिक्स का मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एथिक्स सिर्फ वो 3 महीनों के दौरान ही टच करना है, आपको पहले भी कवर करना है। तो आपके बहुत टाइम है, 2 साल की स्ट्रेटेजी है ये कोई छोटी स्ट्रेटेजी नहीं है। सो एथिक्स आई एम एज्यूमिंग कि आप पहले कवर करोगे, हाँ उसमें मास्टरी जो है उन 3 महीनों के दौरान और ज्यादा करोगे। सो जो भी आपके वीक एरियाज हैं उन पे काम करो, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको बिल्कुल इग्नोर मत करो, उनकी अच्छे से रिवीजन करो। सो ये एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो 2026 एग्जाम के लिए, और ये स्ट्रेटेजी चाहे आप कॉलेज में हो चाहे जॉब कर रहे हो उसके साथ भी काम करेगी। सो बेसिकली आपको जो 1 साल की स्ट्रेटेजी होती है उसको स्प्रेड आउट करना है 2 साल के दौरान। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके जो भी डाउट्स थे रिलेटेड टू 2026 अटेम्प्ट वो क्लियर हुए होंगे आज के सेशन से, और जो एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स, चाहे वो 27-28 में भी अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एक रोड मैप मिलेगा, क्योंकि सिमिलर वे से ही चीज़ें आगे चलती हैं। और बहुत जल्द मैं अपना इस साल का जो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको भी अनाउंस करूंगा, उसके अंदर एडमिशन्स खुलेंगी, तो वो 25-26 जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो अगर आप चाहो तो उसमें भी तब एनरोल कर सकते हो। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।